साल 2010 की बात है। रमन कुमार ने आज अपनी सालों की मेहनत की कमाई को जोड़कर एक घर खरीदा था। वो अपनी फैमिली के साथ भोपाल की एक सोसाइटी में बने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और एक बेटी मोनिका थी। वो सब अपने नए घर में आकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें एक किराए के घर में नहीं रहना पड़ रहा था। वो घर उनका अपना था। वहां पर उनको रहते हुए कुछ समय बीता और वहां मोनिका की कुछ सहेलियां भी बन गई। शाम का समय था, तभी घर की डोरबेल बजी। लगता है तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बुलाने के लिए आई है। जाओ, तुम ही जाकर दरवाजा खोल दो। मोनिका ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने सोसाइटी में रहने वाली उसकी एक फ्रेंड निशा खड़ी थी। तुम बाहर क्यों खड़ी हो निशा? अंदर आ जाओ। नहीं, मैं तो तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। नीचे हम सब बैडमिंटन खेल रहे हैं तो सोचा तुम्हें भी बुला लूं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। वैसे भी मेरा होमवर्क पूरा हो गया है। मोनिका अपनी फ्रेंड निशा के साथ सोसाइटी कंपाउंड में बैडमिंटन खेलने के लिए चली गई, लेकिन खेलते खेलते उनकी शटल सोसाइटी के बाहर जाकर गिर गई। अरे यार, इसे बाहर गिरना जरूरी था क्या? कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो मोनिका, वैसे भी अंधेरा हो रहा है और सोसाइटी के बाहर जाती वो पीपल का पेड़ है, तो रहने दो। अंधेरा होने के बाद मम्मी पापा उस पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए मना करते हैं। हाँ, रहने दो मोनिका, अम्मी अब्बा भी मना करते हैं। पीपल के पेड़ पर तरह तरह के साए होते हैं, इसलिए अंधेरा होने के बाद पीपल के पेड़ के पास से नहीं जाना चाहिए। अरे तुम लोग भी ना क्या इन अंधविश्वास में मानते हो? और वैसे भी बाहर से इतने सारे लोग गुजरते हैं, अगर कोई भूत प्रेत होता तो क्या उन पर हावी नहीं होता? मुझे अभी और खेलना है और मैं शटल लेकर आती हूँ। निशा और सैफिना ने मोनिका को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनकी बातों को अनसुनी करके बाहर शटल लेने के लिए चली गई। पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द सीमेंट से बाउंड्री बनाई हुई थी, जहां पर अक्सर लोग कभी दिए जलाकर चले जाते थे तो कभी कोई प्रसाद रखकर चले जाते थे। शटल भी वहीं पर गिरी हुई थी। मोनिका शटल उठाने के लिए आगे बढ़ी, तभी एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वह पीपल के पेड़ की बाउंड्री पर जाकर गिर गई और उसके सर से खून निकलने लगा और उसके खून की कुछ बूंदें पीपल के पेड़ पर भी लग गई। सोसाइटी के गार्ड ने जब मोनिका को देखा तो उसने उसे उठाया और वो उसे लेकर कंपाउंड में आया। ये तुम्हें क्या हो गया मोनिका? तुम्हारे सर से ये खून कैसे निकल रहा है? कुछ नहीं, वो बस बाहर पत्थर से पैर टकरा गया तो गिर गई। टेंशन मत लो। अच्छा, मैं ऊपर जाकर इस पर दवाई लगा लेती हूँ, तुम दोनों खेल लो। नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हें ऊपर छोड़कर आ जाते हैं। निशा और सैफिना मोनिका को उसके घर छोड़कर आ गई। कविता उसके सर से खून टपकता देखकर बहुत डर गई, लेकिन मोनिका ने उन्हें समझाकर शांत किया और उसकी मम्मी ने उसके सर पर दवाई लगाकर बैंडेज लगा दी। मोनिका की माँ किचन में खाना बनाने लगी और रात को जब उसके पापा घर आए तो वो सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठे थे। मोनिका खाना खाने में बहुत नखरे करती थी और उसकी मम्मी के लिए उसे ठीक से खाना खिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज वो जिस तरीके से खाना खा रही थी, ये देखकर उसके मम्मी पापा को थोड़ा अजीब लगा। अरे क्या बात है मोनिका बेटा, आज बिना नखरे किए सब कुछ अच्छे से खा लिया? हाँ, बहुत भूख लगी है, लेकिन इस खाने से मेरी भूख शांत नहीं हुई। मुझे चिकन खाना है मम्मा, मेरे लिए चिकन नहीं बनाया क्या? मोनिका की ये बात सुनकर उसके मम्मी पापा हैरान रह गए, क्योंकि वो एक शुद्ध शाकाहारी परिवार था और उनके घर में कभी किसी मांसाहारी चीज का नाम भी नहीं लिया जाता था। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम कब से चिकन खाने लगी? ऐसा मजाक दोबारा ना हो। मजाक नहीं कर रही मैं, मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन खाना है, मुझे ला कर दो। इट्स एनफ मोनिका, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। ये क्या तरीका है बात करने का? मोनिका के पापा ने जैसे ही उसे ये सब बोला, वो गुस्से में उठी
और टेबल पर रखे सारे खाने को उसने फेंक दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। ये क्या बदतमीजी करके गई है अभी अभी? किसके साथ रहती है ये आजकल? जरा सा भी ध्यान नहीं है तुम्हारा हमारी बेटी पर। ये क्या बोल रहे हो आप? बचपन से आज तक मैंने ही ध्यान रखा है उसका, और इतने टाइम से जब से सोसाइटी में आए हैं निशा और सैफीना के साथ ही तो रहती है ये। लेकिन वो दोनों लड़कियां तो ऐसी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है इसे। कल अच्छी तरह बात करूंगी। मोनिका के मम्मी पापा भी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। लेकिन अगली सुबह जब मोनिका की मम्मी उसे उसके कमरे में उठाने के लिए गई तो मोनिका का शरीर बुरी तरह तप रहा था और एक ही रात में उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसा तो न जाने वो कितने दिनों से बीमार हो। एक रात में ही उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए और चेहरा भी ऐसा हो गया जैसे कि उसमें कोई नूर ही ना हो। कोई उसे एक बार देखे तो दोबारा देखने का मन भी ना करे। ये क्या हो गया बेटा तुम्हें? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक इतनी बीमार कैसे हो गई? रमन जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो तो मोनिका को क्या हो गया है। रमन जल्दी से भागता हुआ कमरे में आया तो मोनिका की हालत देखकर वो भी एकदम से डर गया। ओह माय गॉड, मोनिका की तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। हमें इमीडिएटली इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और किसने कहा मैं बीमार हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए आज मैं घर पर ही रहूंगी। बेटा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। देखो तो कितनी कमजोर लग रही हो तुम। आप टेंशन मत लो पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कल सर पर थोड़ी चोट लग गई थी ना, तो इस वजह से ही वीकनेस फील हो रही है। थोड़ा खाना खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम आराम करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कविता, तुम मोनिका का ध्यान रखना। जी। रमन ऑफिस चला गया और कविता मोनिका के लिए खाना लेकर आई। मोनिका ने कमरे के दरवाजे को बंद किया हुआ था, लेकिन दरवाजे के बीच में थोड़ा सा गैप था, तो कविता की नजर अंदर पड़ी। उसने देखा कि मोनिका खुद को अपने कमरे में लगे बड़े से शीशे में देख रही है और बड़े ही अजीब तरीके से खुद को छूती हुई आईने में देखकर बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। ऐसा मोनिका ने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए कविता को ये चीज बड़ी अजीब लगी। उसने गेट नॉक किया और खाना लेकर अंदर गई तो अचानक मोनिका के एक्सप्रेशंस बदल गए। आगे की कहानी जल्दी आ रही है आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। रात के 2 बज रहे थे। प्रिया का पति रुपेश उसके बगल में लेटा खर्राटे भर रहा था, जबकि उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि ये उसकी प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है या बाहर से आ रही बिल्ली की लगातार रोने की आवाज के कारण। उफ, आधा घंटा हो गया है। एक तो मौसम इतना खराब है, ऊपर से ये बिल्ली रोई ही जा रही है। अब तो इसके रोने की आवाज मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। बिल्ली को भगाने के लिए प्रिया अपने कमरे से निकलकर आंगन की तरफ आती है तो ना जाने कहां से 2-3 चमगादड़ उसके सिर के बिल्कुल नजदीक से पंख फड़फड़ाते हुए निकल जाते हैं। चमगादड़ों को देखकर प्रिया का दिल थक से रह गया था। तेज बारिश में आंगन की दीवार के ऊपर बैठी हुई काली बिल्ली ऐसा लग रहा था जैसे उसे ही घूरती हुई रो रही हो। रात के अंधेरे में बिल्ली की आंखें बिल्कुल बल्ब की तरह चमक रही थी। आधे घंटे से मनहूस आवाज में रो रही बिल्ली अचानक ही प्रिया को देखकर वहां से भाग जाती है। प्रिया भी बिल्ली के जाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह उठकर वह अपने पति रुपेश को रात के बारे में बताती है। अरे क्या कुछ भी बोलती हो? तुमने कोई सपना देखा होगा। रात में तो कोई बारिश नहीं हुई, न ही मैंने किसी बिल्ली के रोने की आवाज सुनी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो रुपेश को कैसे यकीन दिलाए। प्रिया की बात को अनसुना कर रुपेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रुपेश के जाने के बाद प्रिया देखती है कि उसके घर के मेन डोर के पास पानी की एक लंबी सी लकीर बनी हुई है। यहाँ अचानक पानी कहाँ से आ गया? मैंने तो आज बाहर पानी से
कुछ भी काम नहीं किया। अपनी शंका को मन में दबाए वो लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे अंदर के कमरे से कोई सिसकते हुए दरवाजा खटखटा रहा है। प्रिया को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि घर में उसके अलावा कोई भी नहीं है। ऐसे में अंदर के कमरे से आती आवाज से उसका दिल बैठा जा रहा था। घबराते हुए उसने अंदर के कमरे का दरवाजा खोल कर देखा तो पाया कि अंदर कोई भी नहीं था। अपनी उखड़ती सांसों को काबू करती हुई वह फिर से लिविंग रूम में आकर बैठ गई थी। प्रिया को दिन में काम करते हुए कई बार ऐसा लगा जैसे आसपास छिपकर कोई उस पर नजर बनाए रखे हुए है। कभी लगता कोई घर में अचानक से यहाँ से वहां गया है, तो कभी अचानक से पर्दे हिलने लगते। अपने नास्तिक पति को विश्वास दिलाने के लिए प्रिया के पास कोई ठोस सबूत तो नहीं था, परंतु उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। शाम को जब रुपेश घर आया तो उसने महसूस किया कि प्रिया की बार बार सांस उखड़ रही है। प्रिया क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रुपेश, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मेरे आसपास कुछ है जो मुझे अपने होने का एहसास करा रहा है। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है। कुछ अच्छी बातें पढ़ो, कुछ अच्छा सोचो, अच्छा देखो। ये सब हार्मोन्स चेंजेस की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। प्रिया जानती थी रुपेश उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। अगले 1-2 दिन बड़ी शांति से बीत गए थे, जिसकी वजह से प्रिया को भी लगा कि शायद उसे प्रेगनेंसी के कारण अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। शाम का समय था, रुपेश के घर लौटने का समय हो रहा था। अचानक ही प्रिया को मेन गेट खोलने की आवाज सुनाई दी। रुपेश शाम के समय मेन गेट से अंदर आकर बरामदे में गाड़ी खड़ी करने के बाद गेट लॉक करके अंदर आता था और फ्रेश होकर चेंज करके ही लिविंग रूम में आता था। आज भी प्रिया को गेट खोलने और गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी तो वह रसोई में पहुंच गई। जल्दी से चाय रख देती हूँ, जब तक रुपेश फ्रेश होकर आएंगे चाय रेडी हो जाएगी, फिर आराम से साथ में बैठकर पिएंगे। चाय बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन रुपेश अभी भी बाथरूम से बाहर नहीं आया था। प्रिया को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब 10 मिनट तक भी रुपेश बाथरूम से नहीं निकला तो प्रिया ने जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी भी रुपेश जवाब नहीं दे रहा था। क्या हो गया? इतनी देर हो गई, अभी तक बाहर नहीं आए। प्रिया ने बाथरूम का लॉक घुमाया तो धप से दरवाजा खुल गया। अंदर कोई भी नहीं था। बाथरूम खाली पड़ा था और नल से लगातार पानी बह रहा था। प्रिया घबराकर लिविंग रूम की तरफ आती है, तभी उसे गेट खुलने और गाड़ी अंदर आने की आवाज सुनाई देती है। प्रिया अब डर से पसीने पसीने हो रही थी। तभी रुपेश अंदर आ जाता है। प्रिया कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? आप तो 15 मिनट पहले ही आ गए थे ना, दोबारा बाहर कैसे पहुँचे? अरे यार क्या बकवास कर रही हो? मैं तो अभी अंदर आ रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए मैं सीधा अंदर आ गया था और अभी तो मैंने हाथ पैर भी नहीं धोए हैं। आप मजाक कर रहे हो? फिर बाथरूम का नल किसने खोला? अरे बाबा, फिर से तुम्हारा तमाशा चालू हो गया। कौन रहता है तुम्हारे सिवा? तुम ही ने खोला होगा। रुपेश प्रिया के साथ बाथरूम तक पहुंचता है तो देखता है बाथरूम का नल बंद है और वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। अब बस बहुत हो गया। तुम कल साइकियाट्रिस्ट के पास चल रही हो। अगले ही दिन रुपेश प्रिया को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने ले जाता है। साइकियाट्रिस्ट के बताए अनुसार प्रिया रात को अपनी नींद की दवा खाकर सो रही थी कि अचानक उसे फिर से किसी 8-10 साल के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। प्रिया उठकर अंदर के कमरे की ओर बढ़ती है। अंदर से दरवाजा खटखटाने और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो उसे एक लाल आंखों वाला एक बच्चा छत से उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह चीख कर उल्टे पैर वहां से भागते हुए बाहर आ जाती है। प्रिया की चीख सुनकर रुपेश भी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाता है। अरे तुम तो नींद की दवा खाकर सोई थी ना, उठ कैसे गई और चीखी क्यों? रुपेश, अंदर एक बच्चा लटका हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ है।
अरे क्या बात कर रही हो यार? आओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ। रुपेश कमरे के अंदर जाकर लाइट जलाता है, लेकिन कमरा तो बिल्कुल खाली था। तभी उसकी नजर बेड के सिरहाने पर रखी एक काली सी गुड़िया पर जाती है। वह गुड़िया देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसका पेट उसी तरह उभरा दिखाई दे रहा था जैसे प्रिया का ही पेट हो। गुड़िया के मुंह, पेट और सिर में कीले घुसी हुई थी। अब तो रुपेश के बदन में भी जैसे झुरझुरी सी उतर गई। प्रिया, तुमने आज से पहले इस घर में ये डॉल देखी है? नहीं नहीं रुपेश, मुझे नहीं पता ये कब और कैसे यहाँ आई। तुम इसे छूना नहीं, खुद को संभालो, मैं कुछ करता हूँ। मुझसे गलती हो गई प्रिया, मुझे तुम्हारा विश्वास करना चाहिए था। यहाँ सच में कुछ जरूर है। अगले ही दिन वह मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बातें बताता है। बेटा, एक शास्त्री जी हैं। वैसे तो उनकी उम्र हो चली है, लेकिन अगर कोई उपाय कर सकता है तो वही कर सकते हैं। ये उनका पता है, एक बार कोशिश करके देख लो। रुपेश प्रिया को लेकर शास्त्री जी के घर पहुंचता है और उनसे विनती करता है कि वे उसकी समस्या का हल बताएं। काला जादू समझते हो? काला जादू? हाँ, तुम्हारी पत्नी पर किसी ने काला जादू किया है। लेकिन हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया शास्त्री जी, तो ये हमारे साथ ही क्यों? एक काम करो, तुम बाजार जाकर एक पपीता लेकर आओ। मैं यहाँ बाकी की तैयारी करता हूँ। इस विधि के बाद पता चलेगा कि किसने और कैसे ये जादू किया है। शास्त्री जी के कहने पर रुपेश तुरंत एक पपीता लेकर उनके पास आ जाता है। शास्त्री जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसे अभिमंत्रित किया और फिर रुपेश से कहा, ये लो चाकू, इसे 2 भाग में काटो। शास्त्री जी के कहने पर रुपेश ने पपीते को 2 भागों में काट दिया। पपीते के अंदर का दृश्य देखकर रुपेश और प्रिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। पपीते के अंदर एक रुमाल, प्रिया की शादी के जोड़े की कतरन और कुछ बाल मिले थे। ये तो मेरा रुमाल है, मुझे अच्छी तरह याद है। कुछ दिन पहले ये खो गया था। और ये तो मेरी शादी के जोड़े का टुकड़ा है। यहाँ कैसे आ गया? किसने काटा होगा? बेटा, यही वो सामान है जिस पर काला जादू किया गया है, और जिसने भी ये जादू किया है वो तुम्हारे बहुत करीबी है। तेरी गर्भवती पत्नी पर मृत्यु का तंत्र उपयोग हुआ है। काला जादू तय समय सीमा के अंदर काम करता है, तो तेरी पत्नी के पास बस 15 दिन का समय शेष है। शास्त्री जी की बात सुनकर रुपेश के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। बाबा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कुछ भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बेटा, उपाय तो है, लेकिन उसके लिए मुझे तंत्र पलटना होगा। अपने करीबी की मौत का भार सह सकोगे? प्रिया और मैं, बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूँगा शास्त्री जी। जिसने मेरा अशुभ चाहा है, मैं उसके शुभ की कामना क्यों करूँ? ठीक है प्रिया, तुमने उस गुड़िया को छुआ तो नहीं है ना? नहीं, वो गुड़िया अभी भी वहीं पड़ी हुई है। प्रिया की बात सुनकर शास्त्री जी कुछ सामान अपने साथ लेकर उनकी घर की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने झोले से राख निकाली और उस गुड़िया के ऊपर छिड़क दी। ये शमशान से लाई हुई चिता की राख है, जिसे मैंने साधना से अभिमंत्रित कर दिया है। अब इस गुड़िया को छूने से उसका तंत्र मुझ पर असर नहीं करेगा। शास्त्री जी ने उस गुड़िया को उठाकर अपने जलते हुए हवन कुंड के पास रखा और मंत्र पढ़ते हुए उस गुड़िया में से एक एक करके कील निकालने लगे। अचानक ही प्रिया की आंखें पलक गई और वह जमीन पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। इसके बाद प्रिया उठकर बैठ गई और दोहरी सी भयानक आवाज में गुर्राते हुए बोली, बचा नहीं पाएगा तू इसे, इसका समय पूरा हो गया है। इसे तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? बुरे काम का बुरा नतीजा भुगतने को तैयार हो जा। शास्त्री जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और प्रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका सारा शरीर अकड़ रहा था, जुबान भी बाहर निकल आई थी। पत्नी की ऐसी हालत देख रुपेश हाथ जोड़कर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रिया के सारे बाल बिखर चुके थे और चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था।
वह तरह तरह से शास्त्री जी को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बातों से प्रभावित हुए बिना ही शास्त्री जी ने अपनी विधि पूरी की और एक एक करके गुड़िया के शरीर से सारी कीलें निकाल दी। अंतिम कील निकलते ही प्रिया चक्कर खाकर बेहोश हो गई। शास्त्री जी ने सभी कीले और वह मनहूस गुड़िया एक मिट्टी के कलश में रखकर और उस पर एक दिया रखकर आधी रात को शमशान में गड़वा दिया। शास्त्री जी की क्रिया पूरी होने की वजह से कुछ ही देर बाद प्रिया भी वापस अपने होश में आ गई। इसके बाद कुछ ही दिन में प्रिया बिल्कुल स्वस्थ हो गई और 2 सप्ताह बाद उसने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बाबा, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन मुझे रूपेश चाहिए। रूपेश मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। अगर कोई भी उसकी जिंदगी में आने की कोशिश करेगा तो मैं उसका वही हाल करूंगी जो इस प्रिया का होने वाला है। एक बार फिर से सोच ले लड़की, एक बार जो तूने ये तंत्र उस लड़की पर छोड़ दिया तो फिर ये पलटा नहीं जा सकता। इस तंत्र से उस लड़की की जान चली जाएगी। इस क्रिया में जोखिम भी बहुत है। अगर प्रिया इस टोटके का उपाय करने का प्रयत्न करेगी तो ये वापस उसी पर मार कर देगा। मैंने सब सोच लिया है बाबा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन रूपेश को तो मैं उस प्रिया के साथ नहीं जीने दूंगी। प्रिया के मरते ही रूपेश मेरे करीब आ जाएगा और फिर हमारी कहानी को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर ठीक है, मैं जैसे बताता हूँ तू वैसा ही कर। तुझे प्रिया की शादी के जोड़े का टुकड़ा, उसके बाल और उसके इस्तेमाल किए हुए कोई कपड़ा यहाँ लाना होगा। मैं इन सभी सामानों पर काला जादू करके टोटके की मदद से तुझे एक गुड़िया बना कर दूंगा। तुझे उस गुड़िया को उस लड़के रुपेश के घर में जाकर ऐसी जगह छिपाना है कि समय आने से पहले किसी की नजर न पड़े। बाकी का काम ये गुड़िया खुद कर देगी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। रुपेश और कीर्ति ने साथ साथ कंपनी ज्वाइन की थी। ऐसे में नई कंपनी के नए माहौल में एडजस्ट होने में दोनों को ही समय लग रहा था। एक दिन, कृति, चलो चाय पीने चलते हैं। चाय पीती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाय के उस गर्म प्याले से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे दोनों सहज होने लगे और जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। ऑफिस में साथ साथ चाय पीना, खाना खाना, ये अब उनकी डेली रूटीन बन चुका था। उन दोनों को कंपनी ज्वाइन किए 6 महीने का समय बीत चुका था। इन 6 महीनों में कीर्ति मन ही मन रुपेश को चाहने लगी थी। एक दिन, रुपेश, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे वाह, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। अच्छा, पहले तुम बताओ क्या बात है। अरे नहीं नहीं, तुम बताओ ना, क्या कहने वाले थे। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो कृति, इसलिए ये खबर सबसे पहले मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मेरी शादी फिक्स हो गई है और आज से ठीक 1 महीने बाद मेरी शादी है। क्या? शादी? लेकिन किससे? अरे प्रिया से, मेरी बचपन की साथी, मेरी इंस्पिरेशन। पता है, मुझे याद भी नहीं कि मैं उसे कब से पसंद करता हूँ। बस उसके सिवा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। Congratulations रुपेश। अरे थैंक्स यार। अरे तुम भी तो कुछ बताने वाली थी ना? कुछ नहीं, बस वैसे ही। रुपेश की बात सुनकर कीर्ति बिल्कुल हक्की पक्की सी रह गई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रुपेश के जीवन में उसके अलावा भी कोई हो सकता है। अपने दिल की बात को दिल में दबाए हुए कीर्ति घुट घुट कर रुपेश की शादी के करीब आते दिन को महसूस कर रही थी। जब रुपेश को खुद से दूर जाते देखने की घुटन कीर्ति से बर्दाश्त नहीं हुई तो वो उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गई। बाबा के बताए अनुसार उन्हें काला जादू करने की तंत्र क्रिया के लिए रुपेश की पत्नी प्रिया का सामान चाहिए था। इसलिए अगले कुछ दिनों तक कीर्ति रुपेश और प्रिया से कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे समय बीता और शादी का दिन नजदीक आ गया। कृति, मैं शादी के लिए आज अपने घर जा रहा हूँ। प्रिया ने तुम्हें स्पेशल इनवाइट भेजा है, तुम्हें शादी में आना ही होगा। अरे भाई, अब तो मुझे डबल इनविटेशन मिल गया है, अब तो आना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रुपेश, तुम खुशी खुशी जाओ और अपनी शादी को एंजॉय करो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शादी में शामिल हो पाऊं। रुपेश को किया वादा निभाने के लिए कीर्ति तय समय पर शादी में पहुंच जाती है। अरे रुपेश, प्रिया कहाँ है? मैं प्रिया से मिलकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ, आ जाओ ना।
वो अभी उधर हॉल में होगी, रेडी हो रही है। कीर्ति प्रिया के कमरे में पहुंचकर उसकी तैयार होने में मदद करने के बहाने बाबा के बताए अनुसार सामान जमा करने लगती है। बाल और रुमाल तो उसने बड़ी आसानी से उठाकर अपने पास रख लिए थे, लेकिन शादी का लहंगा तो प्रिया ने पहना हुआ था। उसे काटना फिलहाल तो कीर्ति के लिए संभव नहीं था। कुछ ही देर में पंडित जी ने प्रिया और रुपेश को जयमाला और फेरों की रस्म के लिए बुलवा लिया। कुछ देर में प्रिया और रुपेश के फेरे पूरे हो गए थे। अरे बेटा प्रिया, अब ये शादी का जोड़ा उतार कर तुम्हें विदाई वाली साड़ी पहननी है। जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, फिर कुछ रस्में भी तो करनी है। प्रिया चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदलवा देती हूँ। इस बीच मौका पाकर कीर्ति उसके शादी के जोड़े से एक टुकड़ा काटकर अपने पास छिपा लेती है। शादी खत्म होने के बाद कीर्ति प्रिया का सारा सामान लेकर बाबा के पास जाती है। बाबा प्रिया का सामान लेकर उस पर शमशान में तंत्र क्रिया करते हैं और उसके बाद प्रिया के जोड़े की कतरन को एक कपड़े में जोड़कर एक काले रंग की कपड़े की गुड़िया तैयार करता है और प्रिया के बाल भी उस गुड़िया पर लपेट देता है। सारी रात उस गुड़िया पर काला जादू करने के बाद बाबा वह गुड़िया वापस कीर्ति को दे देते हैं। शादी के बाद रुपेश अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर शहर में रहने के लिए आ गया था। एक दिन कीर्ति प्रिया से मिलने के बहाने उसके घर आती है और चुपके से वह काला जादू की हुई गुड़िया एक कमरे में छिपाकर बड़े आराम से प्रिया के घर से बाहर निकल आती है। कुछ ही दिन बीतते हैं तो एक दिन पता चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट हो गई है। प्रिया की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर कीर्ति के क्रोध का अब कोई ठिकाना ही नहीं था। कीर्ति एक बार फिर बाबा से मिलने जाती है। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाबा। अगर इस प्रिया का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो रुपेश मुझसे छिन जाएगा। अब आपको कुछ ऐसा करना होगा कि ये प्रिया और इसका बच्चा दोनों का नामो निशान रुपेश के जीवन से मिट जाए। कोई भी तंत्र 2 दिन में प्रभाव नहीं होता। तंत्र को काम करने में समय लगता है, किंतु अगर तू चाहती है कि उस प्रिया की बच्चे की गर्भ में ही मौत हो जाए तो तुझे अपना अंग दान करना होगा। उसके बाद तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अंगदान? अंगदान का मतलब मैं समझी नहीं बाबा। अंगदान का मतलब किसी और का रक्त बहाने से पहले तुझे भी अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। प्रिया का खून तभी बह सकेगा जब तू अपने पूरे होशो हवास में अपना कोई भी अंग काट कर शैतान को समर्पित करेगी। हाँ हाँ मैं कर सकती हूँ। शैतान को मुझे चुनने के लिए जो भी करना पड़े मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। तो फिर ठीक है, सामने रखे इस चाकू से अपनी कनिष्ठ उंगली काट कर अग्नि को समर्पित करो। उसके बाद तुम शैतान से जो मांगोगी तुम्हें अवश्य मिलेगा। बाबा के कहे अनुसार कीर्ति सामने रखे चाकू से अपनी उंगली काटकर हवन में डाल देती है। कुछ देर तक मंत्र सिद्धि करने के बाद बाबा एक जल से भरा कलश कीर्ति को देते हैं। ये अभिमंत्रित कलश है। सुबह दिन निकलने से पहले तुझे ये जल उसके मुख्य द्वार पर गिराना है ताकि कोई तुझे ये करते हुए देख ना पाए। लगातार 7 दिनों तक ये टोटका करने के बाद प्रिया अपने होश हवास खोने लगेगी। मेरी भेजी हुई काली शक्तियाँ उसके घर के अंदर हर तरफ मंडराने लगेगी। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाएगी, मेरा काला जादू अपना काम कर चुका होगा। बाबा के बताए नुस्खे को अंजाम देने के लिए कीर्ति सबसे पहले रुपेश की कॉलोनी में ही फ्लैट ढूंढने लगती है। रुपेश, मुझे मकान की जरूरत है। हो सके तो अपनी सोसाइटी में मुझे मकान दिलवा दो। तुम और प्रिया आसपास रहोगे तो मुझे भी सिक्योर फील होगा। अरे कृति, तुम चिंता मत करो, मेरे घर में ऊपर का फ्लोर खाली है, तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ ना। रुपेश की बात सुनकर कीर्ति मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और जल्दी ही रुपेश के घर में ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट हो जाती है। घर में शिफ्ट होने के अगले ही दिन से कीर्ति बाबा का दिया हुआ कलश का अभिमंत्रित जल प्रिया के दरवाजे पर छिड़कने लगती है और इसके बाद से ही प्रिया के ऊपर काला जादू और भी तेजी से असर करने लगता है। अब तो उसे दिन हो या रात हर समय ऐसा लगता जैसे कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है।
प्रिया की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद रुपेश उसे लेकर शास्त्री जी के पास जाता है और शास्त्री जी अपनी तंत्र विद्या से प्रिया के ऊपर किए हुए काले जादू को काट देते हैं। जैसा कि शास्त्री जी ने कहा था कि उनके द्वारा प्रिया के ऊपर से काला जादू हटाने के लिए उन्हें उस टोटके को वापस मोड़ना होगा, जिससे कि जिसने भी यह टोटका किया होगा वही इसका शिकार हो जाएगा। अपने मंत्रों की शक्ति से शास्त्री जी ने प्रिया के ऊपर किए हुए काले जादू को पलटकर वापस कीर्ति की ओर मोड़ दिया और अगले 10 दिनों के अंदर ही कीर्ति गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। कीर्ति की हालत ऐसी थी कि बिस्तर से उठ पाना भी उसके लिए संभव नहीं था। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत भी बिगड़ने लगी थी। कभी उसे लगता कि उसके शरीर पर असंख्य कीड़े रेंग रहे हैं, तो कभी उसे महसूस होता कि वो अकेली किसी सुनसान जगह पर है जहां हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है। कोई है? कीर्ति की लगातार आती चीखों को सुनकर पड़ोस में रहने वाले लोग दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुसते हैं तो कीर्ति की हालत देखकर सन्न रह जाते हैं। कीर्ति ने अपने लगभग आधे बाल खुद नोच लिए थे। उसके शरीर पर गंदे और फटे कपड़े दिखाई दे रहे थे और वो पागलों की तरह अपने शरीर को नोच रही थी। उसकी ऐसी हालत देख पड़ोसी घबराकर उसको पागल खाने ले गए। कुछ दिन पागल खाने में बिताने के बाद अंत में कीर्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। शास्त्री जी ने रुपेश को काला जादू करने वालों का नाम तो नहीं बताया था, लेकिन कीर्ति की रहस्यमयी हालत में हुई मौत से रुपेश इतना तो समझ ही गया था कि प्रिया पर काला जादू करने वाला कोई और नहीं बल्कि कीर्ति ही थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।